साहब 7 वोट तो लगता ऐसे है कि जनाब बिल्कुल इंटेंशनली जाया किए गए, क्योंकि अगर आप डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन की तरफ जाएं और उधर वहां पे देखें तो वहां पे हालात मुख्तलिफ है। सो डेफिनेटली चेयरमैन की जहां तक ताल्लुक है वहां पे 7 वोटों पे गड़बड़ की गई। चले ये तो हो गया। कोई तरीकाकार है ऐसा कि जनाब चाहे सेनेट के इलेक्शंस हो चाहे कोई भी इलेक्शंस हो, उसमें कोई ऐसा मॉडस ऑपरेंडी, कोई ऐसा तरीकाकार अडॉप्ट कर लिया जाए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में, यानी कि 2-2.5 साल बाद अगर कोई इलेक्शन होने, अगर कोई होने हैं तो फिर उसमें जनाब हमें कोई यहाँ पे इस बहस में ना पड़े रहे। हमको है ऐसा तरीकाकार इरफान साहब के नहीं है, या वी शुड फॉरगेट अबाउट इट? जी मेरा ख्याल है तरीकाकार तो अभी भी है, क्योंकि ये 7 जो बैलेट पेपर्स हैं इसमें अगर आप देखें तो ये तमाम 8 बैलेट पेपर्स, जिसमें से एक बैलेट पेपर ऐसा है जिसमें कि जो मोहर लगाई है वो दरमियान में लगाई है, उससे वाकई नहीं पता चलता, तशखीस नहीं होती कि वोट किसको दिया गया है। लेकिन बाकी जो है 7, वहां पे बैलेट पेपर को देखें तो 2 रोज हैं। एक पहली रो है जिसपे संजरानी साहब का नाम लिखा है और फिर दूसरी रो में यूसुफ गिलानी साहब का नाम लिखा है। तो ये दोनों रोज को आप देखें तो वो उन्होंने, अब गिलानी साहब की रो में जो ठप्पे लगे हुए हैं 7, उनको ये कह देना कि जी वो वोट जाया हो गया है, तो वो मत तक लॉजिक समझ में नहीं आया। बल्कि मैं तो ये भी समझता हूं कि वो जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो खुद बड़ी जल्दी में उन्होंने रूलिंग दे दी और उन्होंने ज्यादा गौर खौस भी नहीं किया इस चीज पे। और मुझे तो ये भी महसूस हुआ था कि उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी कोई इतनी अलर्ट नहीं थी, क्योंकि वो जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का नाम कॉन्स्टेंटली ले रहे थे तो उनके मुंह से यूसुफ रजा जिलानी निकल रहा था, बार बार जिलानी कह देते थे वो। उससे लगता था कि वो कोई एब्सेंट माइंडेडनेस का या कोई डिमेंशिया का शिकार हो चुके हैं, जो कि स्टेट ऑफ माइंड भी मुझे वो प्रॉपरली लगी, क्योंकि एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से, बल्कि सारा मुल्क एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है मोर देन 4 years, उसका नाम जो है मेरा ख्याल है बच्चे बच्चे को आता है कि वो यूसुफ रजा गिलानी है, जिलानी नहीं है। ये किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन मैंने इस चीज को बड़े गौर से नोटिस किया है। तो मुझे लगता है कि वो प्रिजाइडिंग अफसर साहब जो है वो हाजिर दिमागी उनकी उस तरह से समहाउ नहीं थी जिस तरह से कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की होनी चाहिए, और वो सोच विचार के भी गालिबन उनमें वो नहीं थी। और उन्होंने अब्रप्टली बस एक उनके जी में ख्याल आया और उन्होंने कह दिया कि ये मैं रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि रिजेक्शन से पहले रीजंस तो आने चाहिए थे। और वो तो इतना यानी क्लियर है, वो 7 जो बैलेट पेपर्स हैं कि वो 7 वोट यूसुफ रजा साहब को पड़े हैं, और अगर वो 7 आप इंक्लूड कर लें तो यूसुफ रजा साहब को ऑब्वियसली 49 वोट्स मिल जाते हैं और संजरानी साहब के 48 थे। तो इस पे तो कोई उभाम था ही नहीं। तो इसलिए अगर आप इस तरह के फैसले जो हैं अगर वो होने शुरू हुए आने वाले दिनों में, तो फिर तो आप जो मर्जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ले आए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक और भी चीज देखने वाली है कि ये जो सारा प्रोसेस है सेनेट के इलेक्शंस का, इससे शुरू होकर चेयरमैन सेनेट तक के आइन में साफ तौर पे लिखा है कि ये सीक्रेट बैलेट से होंगे, और कोई 2-3 हफ्ते इस चीज पे बहस होती रही कि जैसे वो सीक्रेट बैलेट ही नहीं है, वो ओपन बैलेट से हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ कि जो भी एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने वज़ीर आज़म साहब को राय दी, या वो लोग जिन्होंने के कोर्ट को अपनी तरफ से अपना मौक़िफ़ पेश किया, मैं समझता हूँ उन्होंने सबको, पूरी कौम को मिसलीड किया। अच्छा, सो अमानुल्लाह साहब मुझे जरा बताइए कि क्या ये सारा, चले ये तो हो गया जो होना था, ओथ भी ले लिया गया, इस सारे मसले को अपोजिशन क्या हाई कोर्ट में लेके जाएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, क्या जनाब यहाँ पे आप खुद सेनेटर रह चुके हैं, क्या सेनेट की कोई कमेटी बनेगी, कैसे इसका मसले का कोई हल निकाला जाएगा, और क्या ये 2-3 साल के अंदर अंदर इस मसले के हल का कोई नतीजा निकल सकेगा या नहीं? जी मानुल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये कि ये सेनेट के इलेक्शन में कोई ऐसा ट्रिब्यूनल नहीं है जिसको लोग तस्वर करेंगे इसके खिलाफ कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा। एक तो ट्रिब्यूनल वाला बात जो है मेरे नजदीक, मैं सीखने के लिए कह रहा हूँ, दोनों मुझसे सीनियर और बहुत ज्यादा जानने वाले बैठे हुए हैं, तो एक तो ट्रिब्यूनल वाला तस्वर नहीं है। बाकी जहां तक रह गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, लामाला जो फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 199 वो हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में आता है। मैं इसको फंडामेंटल राइट इसलिए कहता हूँ
कि एक ड्यू प्रोसेस है। जैसे इरफान कादिर साहब ने कहा कि वो जो प्रिजाइडिंग अफसर बैठा था बड़े मोहतरम है, बड़े अच्छे वकील हैं, बहुत इज्जत वाले हैं, मगर इस तरह लग रहा था कि वो अपने एब्सेंट माइंड के साथ ऐसे डिसाइड कर रहा था जो कुछ उसको समझे सुने देखे बगैर, यानी वो खुद वकील रहा है। मुझे आज तक ऐसा जजमेंट नजर नहीं आया जो कहे कि जी किसी नाम के ऊपर अगर मोहर लगा हो। हमने सैकड़ों केसेस किए और दिलशाद साहब ने खुद कई इलेक्शन कंडक्ट किए होंगे। जो खाना बना होता है, नाम हो या बॉक्स हो, दोनों में से कहीं भी लग जाए, इसमें होता है पेनल्टी क्लास कोई ऐसी नहीं है को रिजेक्ट किया जाएगा, ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। अगर आपने उसे बाहर लगा दिया और रिजेक्ट हो जाएगा। बल्कि मैं फिर कहता हूं कि अगर आप नेशनल अपना इंतखाबात का देख लें, 9 खाने होते हैं उस मोहर के जिसमें आप किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं। इलेक्शन के वक्त काउंटिंग में उस खाने के एक एक बॉक्स को गिना जाता है कि 9 में से 7 किसकी तरफ है या 5 किसकी तरफ है, 4 किसकी तरफ है। और अगर जिसकी तरफ 5 खाने जाते हैं तो वोट उसका वैलिड करार दिया जाता है। इसलिए वोट को रिजेक्ट करना जो है बहुत बड़ा फैसला है। आप किसी के राइट को, एक वोटर ने अपना राइट एक्सरसाइज किया जो उसको आइन ने दिया है, तो उसके आईनी हक को आप इस तरह मामूली फिल्मिजी ग्राउंड्स पे रद्द कर दे तो ये फंडामेंटल राइट में आता है। यूसुफ रजा गिलानी साहब कह सकते हैं कि मुझे जो है ड्यू फेयर जो है प्रोसेस नहीं मिला अंडर आर्टिकल 10A, तो ये उसकी खिलाफ वर्जी है। तो वोटर के वोट का तौहीन है जिस तरह रिजेक्ट किया गया है, और इस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ फेयरनेस नहीं हुई है। तो दोनों सूरतों में जो है ये फंडामेंटल राइट का केस है अंडर आर्टिकल 199, और वो उसको देख सकते हैं। आज के एक पहली मर्तबा ये नहीं होगा, जफरुल्लाह जमाली के केस में ऐसे हुआ कि उधर भी शाह साहब को पता है ये हुआ, और बाद में एक्सरसाइज चैलेंज हुआ, इसको इम्यूनिटी नहीं मिली कि हाउस के अंदर की कार्रवाई है इसलिए इम्यून है। उसके बाद चैलेंज भी हुआ, जफरुल्लाह जमाली साहब ने असेंबली तोड़ी, वो असेंबली भी उसकी बरखा हो गई, बहाल हो गई। इसलिए आपके पास कोई राइट ही नहीं था, आप वज़ीर आला ही नहीं थे, आप कोई अख्तियार इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे। इसलिए बलोचिस्तान असेंबली बहाल हुई और बाद में नवाब अकबर बुगटी जो है वज़ीर आला बने। यानी अब अगर संजनानी साहब ने हल्फ उठाया, वो तो चूंकि मुंतखब ही नहीं हुए और उसकी कार्रवाई तो मुकम्मल ही नहीं हुई, वो तो जो वोट रिजेक्ट हुए वो गलत और गैर कानूनी गैर अखलाकी तौर पर रिजेक्ट हुए। इस तरह एक बंदा आके बस ऐलान कर रहे हो गया। हाउस के अंदर चूंकि 4 दीवारी है, 4 दीवारी के कुरान या मस्जिद तो नहीं है, वो 4 दीवारी को हाउस नहीं कहते हैं। हाउस कहते हैं आइन और कानून के ऊपर अमलदारी को कहते हैं। अगर अमलदारी मुकम्मल नहीं है आइन और कानून की, वो ना हाउस है और ना संजनानी साहब का हलफ वो हाउस की कार्रवाई में आता है। तो इसलिए ये फंडामेंटल राइट का इशू है और यकीनन हाई कोर्ट इसको एंटरटेन करेंगे। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली के खिलाफ अदम एतमाद आया, उसको भी चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट एंटरटेन किया, फैसला कुछ भी हो। लीडर ऑफ द अपोजिशन का आया बलूचिस्तान में, उसको चैलेंज किया गया। सुबह सरहद में असेंबली टूटी थी, उधर जो है वोटिंग हुआ था, उसके ऊपर हुआ। भट्टू साहब का केस आया। इस तरह कई केसेस ऐसे हैं। और इवन देन आप ही कह रहे थे, दिलशाद साहब खुद ही बताएंगे कि सेनेट के अंदर कई वो रिजेक्ट होते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर प्रॉपरली एक जजमेंट पास करता है। तो इस सूरत में उसने न जजमेंट पास किया, न सुना, न देखा, न कानून। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स यही है कि इंटेंशन ऑफ वोटर्स, इसमें 2 चीजें होती हैं, आप इंटेंशन को देख लें, दूसरा सीक्रेसी को। अब सीक्रेसी जो है एब्सोल्यूट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। इसके अंदर ये ज्यादा हो सकता है जी उसने खाने की बजाय नाम पे लगाया ताकि अपने वोट को वो जाहिर कर दे, आइडेंटिफाई कर दे। हाँ, ये बात 226 की खिलाफवर्जी हो सकती है, मगर अब 226 इस मामले में एब्सोल्यूट नहीं रहा। इसकी ग्राउंड पर आप किसी के वोट को रद्द नहीं कर सकते।